हेलो एवरीवन। आज हम लोग का जो टॉपिक है आज हम लोग का जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ना चाहते हैं इंट्रोडक्शन टू टेंसेस। ठीक है, आज हम लोग पढ़ना चाहते हैं इंट्रोडक्शन टू टेंसेस। लेकिन उससे पहले हम लोग को समझना होगा कि टेंसेस की जरूरत पड़ी और टेंसेस जरूरत क्यों पड़ी और टेंसेस होता क्या है। उससे पहले हमें समझना होगा कि स्केलर्स क्या होते हैं, ठीक, वेक्टर्स क्या होते हैं, और फिर हमें टेंसर्स की जरूरत क्यों पड़ी और इन तीनों में डिफरेंस क्या है, या ये हमें तीनों की कब कब क्या जरूरत पड़ती है। तो ये चीज समझने के लिए हम लोग को जानना होगा कि स्केलर क्या होता है पहले। तो हमें सब पता है कि स्केलर्स में क्या होते हैं, सिर्फ सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर्स में क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। लेकिन टेंसर्स में क्या होता है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा और इसमें प्लेन भी होता है। जैसे मैग्नीट्यूड में अगर सपोज अगर हम कोई वैल्यू ले रहे हैं, सिर्फ अगर हम सिर्फ वैल्यू ले रहे हैं, जैसे फोर्स का सिर्फ वैल्यू लिए 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, ये सिर्फ क्या दिखा रहा है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर ले लीजिए, ठीक है, मास ले लीजिए, उसके बाद आपका डेंसिटी हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका इसमें और क्या होता है स्केलर क्वांटिटीज, स्पीड हो गया, वॉल्यूम हो गया, बहुत बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो इनमें क्या होंगे, सिर्फ इनमें सिर्फ वैल्यूज होंगे, ठीक। लेकिन अगर उसी फोर्स को अगर हम एक डायरेक्शन दे दें, पुश करें 5 न्यूटन, तो आप ये देखिए इसमें एक डायरेक्शन भी हो गया, इसमें ये डायरेक्शन भी हो गया, ठीक, और इसमें जो है हमारा एक मैग्नीट्यूड भी हो गया, तो इसमें दोनों इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन अगर एक सेकंड के लिए सोचिए कि हमारे पास अगर टेंसर्स के केस में अगर हमारा इस तरह से कोई 3D डायमेंशन है, और इस वाले प्लेन पे जो मैं ये लाइन खींच रहा हूं, इस प्लेन पे इस पे फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन। आप ध्यान से देखिए, तो इसमें क्या होगा, ये वाला जो है, ये जो है, ये क्या दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड। ये एरो जो दिखा रहा है, ये हमारा दिखा रहा है डायरेक्शन, ठीक। और ये जो हमारा जो शेडेड पार्ट है, ये वाला, ये हमारा दिखा रहा है प्लेन, प्लेन दिखा रहा है। तो आप देखिए टेंसेस में क्या हो गया, हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, डायरेक्शन भी हो गया और प्लेन भी हो गया। तो आई थिंक ये तीनों चीज में अभी क्लियर हो गया हमें कि बेसिकली जो है तीनों में क्या डिफरेंस है basically, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसमें जो डायमेंशनलिटी होती है, इसमें डायमेंशनलिटी स्केलर्स में जो डायमेंशनलिटी होती है उसको हम बोलते हैं 0D, 0 डायमेंशन। इसमें होता है 1 डायमेंशन और इसमें होता है n डायमेंशन। अब इसको समझेंगे डिटेल में कैसे, आगे चलते हैं। उसके बाद जो है हमारे कंपोनेंट्स कितने होते हैं, ये डायमेंशन हो गया। उसके बाद कंपोनेंट्स पे आते हैं। तो हमारे में इसमें क्या होंगे, कितने कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट होगा। जैसे हमने लिया कि या तो मास है या वॉल्यूम है ना, उसका कोई एक कंपोनेंट होगा। लेकिन स्केलर में क्या होगा, इसमें वेक्टर स्केलर में तो आपको एक कंपोनेंट होगा, लेकिन वेक्टर्स में जो है इसमें n कंपोनेंट्स होंगे। वेक्टर्स में n कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जैसे अभी समझाएंगे इसको। और इसमें जो है कंपोनेंट्स जो होंगे वो n इंटू टाइम m मल्टीप्लाइड में n नंबर, जितना भी आप इसमें लेते जाइए उतने कंपोनेंट्स होंगे, मल्टीप्लाई करते जाइए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम मैट्रिक्स लेते हैं, मैट्रिक्स, अब इसमें देखिए अगर हम इसमें फॉर एग्जांपल स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस टेंसर
तो सपोज हम इसको सिग्मा आई जे से डिनोट करते हैं, तो क्या होगा, सिग्मा 1 1, सिग्मा 1 2, सिग्मा 1 3, सिग्मा 2 1, सिग्मा 2 2, सिग्मा 2 3, उसी तरह से सिग्मा 3 1, सिग्मा 3 2 और सिग्मा 3 3। इसमें क्या समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि इस मैट्रिक्स में ये बेसिकली इसका जो डायमेंशन होगा वो कितना है ना, जितना रोज मल्टीप्लाइड बाय उतना कॉलम्स। ये रोज मल्टीप्लाई कर दी, उसमें कॉलम कर दी, तो ये बेसिकली जो जो मैट्रिक्स होगा, वो मैट्रिक्स बेसिकली जो होगा वो 2 डायमेंशनल होगा। ये 2 डायमेंशन है, 1 एंड 2, आई और जे दिख रहा है इसमें। कंपोनेंट्स कितने होंगे, तो मैंने बताया जैसे कि मल्टीप्लाई कर दीजिए n इंटू एम। तो अगर 3 है, सपोज 3 इंटू 3, तो कितने कंपोनेंट्स हो जाएंगे, 9 कंपोनेंट्स। ये समझिए। तो ये हमारा जो हो गया टेंसर्स में हो गया। अब आते हैं वेक्टर्स में। वेक्टर्स के लिए क्या करना होगा हमें, जो हमारा वेक्टर्स है उस वेक्टर्स के लिए क्या करना होगा, देखिए सपोज हम वेलोसिटी लेते हैं, वेलोसिटी v ऐसे डिनोट करते हैं, लेकिन इसके 3 कंपोनेंट हो सकते हैं, vx, vy और vz, अगर हम 3 डायमेंशन में ले तो। ठीक, उसी तरह से इसको हम डिनोट कर सकते हैं vi, where i can be where i can be 1 2 and 3, where 1 represents x, 2 represents y and 3 represents z। तो इस केस में होगा तो इसके 3 कंपोनेंट होंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, सपोज n डायमेंशनल चीजों की हम बात कर रहे हैं, तो अगर हमारा i की वैल्यू जो है 1 2 3 से लेकर 4 5 n तक जा सकता है, तो इसका मतलब हमारा जो vi होगा इसके कितने कंपोनेंट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है n कंपोनेंट्स होंगे। जैसे 3 डायमेंशन में 3 कंपोनेंट थे, उसी तरह से अगर i की वैल्यू 1 2 3 n तक जा रहा है और vi से हम डिनोट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, v1 v2 v3, ये v3 कब तक जाएगा, vn तक। इसका मतलब क्या हुआ, ये n कंपोनेंट्स होंगे। क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम स्केलर्स की बात करें, अगर हम स्केलर्स की बात करें तो स्केलर्स में पता है कि सिर्फ एक कंपोनेंट होगा, क्योंकि इसका स्कोर कोई डायरेक्शन है नहीं, सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होगा, इसलिए इसके पास सिर्फ एक कंपोनेंट होगा। अब एक और चीज समझते हैं कि जो हमारा स्केलर होगा इसको हम लोग बोलते हैं जीरोथ ऑर्डर टेंसर। इसको हम लोग बोलते हैं जीरोथ ऑर्डर टेंसर। अगर हम स्केलर को भी टेंसर की तरह नाम लें तो इसको हम बोलेंगे जीरोथ ऑर्डर टेंसर। जो वेक्टर होगा उसको हम नाम देंगे फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। और जो हमारा टेंसर होगा वो हमारा nth ऑर्डर टेंसर होगा। वो कोई भी एकदम जनरलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्केलर को जीरोथ ऑर्डर क्यों है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि स्केलर के केस में हमारी वैल्यूज फिक्स होती हैं। स्केलर के केस में जो है वैल्यू फिक्स होती है, एक ही कंपोनेंट होगा और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसको फिक्स होगा। या तो 4 मीटर है अगर डिस्टेंस, तो वो फिक्स हो गया, वो डिस्टेंस 4 मीटर ही रहेगा, है ना। लेकिन जैसे ही हम वेक्टर में जाएंगे, अब ध्यान दीजिएगा, वेक्टर में देंगे तो हमने क्या बोला कि वी आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर वेलोसिटी, तो आई जो है वेयर आई कैन बी 1 2 3 टिल n तक जा सकता है। तो ये जो एक कंपोनेंट से हम जो हम यहाँ पर एक कंपोनेंट, मतलब यहाँ पर जो आई है, जो उस आई से हम n कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि इंडिसेस कितने लगे, इसको इंडिसेस बोलते हैं। अगर हम एक इंडेक्स से अगर हम डिनोट कर सकते हैं अगर पूरे वेलोसिटी के n कंपोनेंट को, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर। आगे चलते हैं। उसी तरह से टेंसर्स में देखिए, टेंसर थोड़ा और जनरलाइज हो जाता है। जनरलाइज होने का क्या मतलब हुआ कि सपोज जैसे अभी हमने 2x2 मैट्रिक्स का बात किया, 2x2 मैट्रिक्स का बात किया, n इंटू एम, वेर n इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू 2। अगर ये रो और ऑर्डर दे रहा है, रो और ये कॉलम, तब देखिए, तो इसका मतलब हम जैसे सिग्मा आई जे ले रहे हैं,
सिग्मा इज ए स्ट्रेस टेंसर को हम ले रहे थे, अभी दिखा रहे थे एग्जांपल में आपको, ये स्ट्रेस टेंसर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2x2 का मैट्रिक्स ले रहे हैं हम, तो इसका मतलब I इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, I इज इक्वल टू J इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अगर 3x3 का लेंगे तो हमारा I इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और J इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि ये हमारा 3x3 मैट्रिक्स बनेगा, ये हमारा 2x2 मैट्रिक्स बनेगा। और इन दोनों मैट्रिक्स को दिखाने के लिए हमको कितने ऑर्डर्स की जरूरत है, कितने इंडिसेस की जरूरत है? टू इंडिसेस बेसिकली। इस दो इंडिसेस से हम जो है मैट्रिक्स दिखा सकते हैं। जैसे अगर हम मैट्रिक्स, अगर हम आई जे ले रहे हैं तो सिग्मा 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 1 3 टिल ये भी जा सकता है सिग्मा 1 n तक। उसी तरह से सिग्मा 2 1 एंड सो ऑन। उसी तरह नीचे जब जाएंगे तो यहाँ नीचे जाएगा सिग्मा n1 m1 सॉरी m1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रोज में हमारा n तक जा सकता है, इसमें हमारा m तक जा सकता है। तब भी हम दो इंडिसेस से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर टेंसर। यानी कि हम कह सकते हैं कि योर मैट्रिक्स जो होगा, है ना, इट कैन ऑलवेज बी कॉल्ड एज सेकेंड ऑर्डर टेंसर। क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि जैसे मैंने बताया अभी कि जैसे सिग्मा इज ए स्ट्रेस टेंसर को डिनोट कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ दो इंडेक्स से हम डिनोट कर सकते हैं पूरे मैट्रिक्स को। तो इसमें जो है एक रो चाहिए, एक रो हो जाएगा, आई जो है रो को रिप्रेजेंट कर देगा और जे जो है मान लीजिए कॉलम को रिप्रेजेंट कर दे, या कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर कॉलम्स हैं, तो उससे इस पूरे डिनोशन से पूरा हमारा क्लियर हो जाएगा कि हम पूरे के पूरे मैट्रिक्स को सिग्मा आई जे से डिनोट कर सकते हैं, वेयर आई विल गो फ्रॉम 1 to n एंड जे विल गो फ्रॉम 1 to m तक। तो ये 2x2 दो इंडिसेस लगे, टू इंडेक्स, इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर। लेकिन मान लीजिए जैसे हम लोग जनरल थ्योरी और रिलेटिविटी और ये सब जो एडवांस फिजिक्स पढ़ते हैं, कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई भी टेंसर है उसमें अगर रिप्रेजेंट करने के लिए ये जैसे दो इंडिसेस हुए तो ये सेकेंड ऑर्डर हो गया। लेकिन अगर हमें तीन इंडिसेस की जरूरत पड़ गई तो ये थ्री ऑर्डर हो गया। ठीक, उसी तरह से अगर फोर इंडिसेस का जरूरत पड़ा तो ये हमारा फोर ऑर्डर हो गया। उसी तरह से अगर हम देखें कि अगर हमारा ये किसी भी क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए सपोज हमको इतने इंडिसेस की जरूरत है, आई जे के एल एम एंड सो ऑन तक, और ये मान लीजिए ये n तक जाता है, n इंडिसेस हैं, इट हैज n इंडिसेस, तो हम कहेंगे कि दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज nth ऑर्डर टेंसर। दिस इज व्हाट आई हैव टू एक्सप्लेन। तो आई होप क्लियर हो गया। तो हमारा ये जीरोथ ऑर्डर हो गया, क्या स्केलर हमारा जीरोथ ऑर्डर हो गया। ठीक, हमारा जो वेक्टर है वो हमारा जो है फर्स्ट ऑर्डर हो गया, क्योंकि एक इंडेक्स से डिनोट कर सकते हैं। और जो हमारा टेंसर है वो जनरलाइज हो जाता है, इट कैन हैव nth ऑर्डर। nth ऑर्डर में जैसे वन से nth ऑर्डर का मतलब हो गया फर्स्ट तो हो ही गया वहां पे। जैसे मान लीजिए इंडिसेस 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, जितने भी इंडिसेस की जरूरत पड़ेगी उतने ऑर्डर्स ऑफ टेंसर कहलाएगा। तो इस तरह से दिस इज हाउ, मतलब आई हैव एक्सप्लेन्ड कि स्केलर वेक्टर और टेंसर्स में, तो ये टेंसर्स और क्यों जरूरत पड़ी और ये टेंसर्स की क्या रिक्वायरमेंट है और क्यों हम लोग इसको नाम देते हैं टेंसर, तो ये समझना बहुत जरूरी है आगे के लिए। ठीक है, आई विल स्टॉप हियर, फिर हम लोग आगे टेंसेस में क्या होते हैं और डिटेल में पढ़ेंगे।